हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, जो अभी रिसेंटली आरबीआई का ऑर्डर आया। उसके बाद उसका जो स्टॉक है वो एक ही दिन में ऑलमोस्ट 11 to 12% जितना वो डाउन था। तो इसके पीछे की रीज़न वगैरह क्या है और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या हो सकता है, वही सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। प्लस हम आखिरी में ये चीज़ भी देखेंगे कि मैं पर्सनली इस स्टॉक में क्या कर रहा हूँ। तो आइए विदाउट एनी अडू हम स्टार्ट करते हैं इस कंपनी का जो एनालिसिस है और जो अभी रिसेंटली ऑर्डर आया उसके लिए उसका जो इम्पैक्ट क्या होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो पर्सनली मेरे अभी पोर्टफोलियो में है। तो ये आप एक डिस्क्लेमर लेके चलना। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ऑर्डर आया था, जो आरबीआई ने एक ऑर्डर निकाला था, वो क्या था। तो आइए पहले तो वो हम जानते हैं कि आरबीआई का ऑर्डर क्या था। तो अगर आप कंपनी की वेबसाइट पे अगर जाओगे या तो स्क्रीनर पे भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑर्डर है उसमें क्लियरली लिखा है दो चीजें मेन है कि आप जो है वो नए कस्टमर को बैंक की जो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की जो चैनल है वहां से नए कस्टमर को आप ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे। ये है पहली चीज। फिर दूसरा है कि आप किसी भी तरह के नए क्रेडिट कार्ड्स इश्यू नहीं कर सकते किसी भी कस्टमर को फ्रॉम नाउ ऑन। मतलब यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला कि जो नए कस्टमर को ऑनलाइन ऑनबोर्ड नहीं कर पाओगे। मतलब अगर कस्टमर जो है नया कस्टमर अगर किसी को कोटक में अकाउंट ओपन करवाना है तो उसको डायरेक्टली अगर वो बैंक की ब्रांच में जाएगा तो वहां पे वो आराम से अपना बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर पाएगा। बट अगर उसको ऑनलाइन ओपन करवाना है या तो उसकी जो मोबाइल बैंकिंग की जो एप्लीकेशन है कोटक 811 करके, अगर वहां से ओपन करना है तो वो अभी कोटक जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये है पहला चीज। फिर दूसरा है कि जहाँ पे वो क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर पाएगा, यहाँ पे हमें ये समझनी है कि कोटक बैंक का जो ओवरऑल जो रेवेन्यू है क्रेडिट कार्ड से उसका कितना रेवेन्यू आता है। तो अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे, डिटेल्स में जाओगे तो वहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिलेगा कि अभी के लिए क्रेडिट कार्ड से जो कोटक का जो रेवेन्यू आता है वो सिर्फ और सिर्फ 2% का आता है। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड अगर वो नए नहीं भी इशू करता है और जो एग्जिस्टिंग वन से अगर वो भी चला लेता है तो भी उनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू पे, टॉप लाइन पे, बॉटम लाइन पे आने वाला है। तो ये दोनों चीज़ों को जब हम देखते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं है जितना मार्केट ने ओवर रिजेक्ट किया है उसके स्टॉक को लेकर, कि जहाँ पे एक ही दिन में 11-12% जितना उसको गिरा दिया है। बट एनीवे जो हो गया। बट अगर हमें फ्यूचर में अगर यहाँ पे हमने ये चीज़ तो देख ली कि जो ऑर्डर है उसका इम्पैक्ट इतना नहीं है बट फिर भी मार्केट ने उसको इतना गिराया है। तो अभी पर्सनली हमें क्या करना चाहिए, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। तो उसके पहले अगर हम थोड़ा कंपनी की अगर वैल्यूएशन पे देखें, मतलब वैल्यूएशन को आपको हमेशा एक हिस्टोरिक वे में देखना चाहिए। मतलब अगर हम यहाँ पे जब भी किसी बैंकिंग या तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन मतलब एनबीएफसी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो आपको एक चीज हमेशा ये देखना है कि उसको प्राइस टू बुक जो रेशियो है वो क्रिटिकल रहता है। तो यहाँ पे आपको उसके बेस पे आपको मेजर करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कोटक बैंक के केस में अगर देखने जाए तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है कि अभी के लिए अगर प्राइस टू बुक हम देखें तो 2.86 के आसपास अभी कोटक बैंक का जो प्राइस चल रहा है वो है। तो यहाँ पे अब अगर हम देखें तो कोविड के टाइम पे भी, मतलब जब कोविड आया था और जब पूरा मार्केट जो क्रैश हो गया था उस टाइम पे भी जो वैल्यूएशन नहीं थी उससे भी सस्ता अभी कोटक बैंक हमें मिल रहा है। ये है पहली चीज़। फिर दूसरा अगर हम देखें, अगर हम उसको पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बेस पे भी अगर हम इसको चेक करते हैं तब भी कोविड के टाइम पे आपको ये 24.4 के आसपास मिल रहा था पीई पे, जबकि अभी अगर हम देखें तो उसका जो पी अभी वो चल रहा है वो 18.3 है। मतलब कोविड के टाइम पे जो था उससे भी अभी हमें सस्ता मिल रहा है। तो ये एक चीज हमें देखना है। मतलब कंपनी के फंडामेंटल में ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अगर जो आरबीआई का जो ऑर्डर आया है उसी का इम्पैक्ट अभी स्टॉक प्राइस में हमें दिख रहा है। कंपनी में फंडामेंटली एज सच कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये चीज हमें देखना है। फिर अगर हम थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखें तो कंपनी जो है वो ऑलरेडी, अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे जाके हमने देखे तो कंपनी ऑलरेडी मतलब इस अभी जो प्राइस पे हमें मिल रही है वो सेम प्राइस उसका समवेयर अराउंड सितंबर 19 में था। मतलब 2019 में जो प्राइस था उसी प्राइस पे अभी जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। क्या ऐसा है कि मतलब कंपनी ने सितंबर 19 से कुछ भी मतलब प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं किया है या ऐसा कुछ है क्या? तो वो भी हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं क्वार्टर में। अगर सितंबर 19 अगर हम देखते हैं तो लेट्स से कि अगर हम 2020 का भी अगर हम डेटा देखते हैं और ईयरली, लेट्स से कि हम ये इग्नोर करते हैं और अगर हम इसको मार्च 2020 में भी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो तब से लेके अभी तक का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। मतलब अगर ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो प्रॉफिट का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट 2x हो चुका है। जबकि जो स्टॉक प्राइस है
उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब ऑलमोस्ट 0% रिटर्न दिया है अगर हम डिविडेंड को इंक्लूड नहीं करें तो ये एक चीज़ देखो, मतलब फंडामेंटल कंपनीज में अगर ऐसा अगर होता है कभी भी तो ये एक अच्छी बात है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो यहाँ पे शेयर का जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम है, जबकि प्रॉफिट जो है वो डबल हो चुका है। तो कभी कभार है ना, हमें मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कुछ है कि जो मार्केट को पता है बट अपने को नहीं पता है। तो यहाँ पे कुछ कंसर्न हमें भी पर्सनली भी हमें रेस करने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि हमें ये सोचना चाहिए कि इतने टाइम में, मतलब इतनी बड़ी बैंक ने अपना जो प्रॉफिट है उसका नंबर 2x कर लिया, जबकि स्टॉक प्राइस ने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि उन लोगों ने जो अपनी वो लोन वगैरह देते हैं, जो उनका मेन बिजनेस है, या तो क्रेडिट कार्ड देते हैं, तो क्या उन्होंने किसी भी बंदे को दे दिया है, मतलब जस्ट बिकॉज दे वांट टू ग्रो देयर लोन बुक्स? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने सबको ही लोन दे दिया है और उसकी वजह से उनका जो प्रॉफिट वगैरह है वो हाई दिख रहा है, जबकि स्टॉक प्राइस में वो मूवमेंट नहीं दिख रही है। ऐसा है क्या? तो ये चीज आपको जानने के लिए आपको क्वार्टर्स में जाना पड़ेगा, जबकि जहां पे ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए का नंबर देखा है। तो अगर आप केयरफुली अगर आप देखोगे तो दिसंबर 20 से, जबकि ग्रोस एनपीए का जो नंबर है या तो नेट एनपीए का जो नंबर है वो कॉन्स्टेंटली कम हुआ है, और अभी हम देखें तो वो मतलब ऑलमोस्ट जो हम बोल सकते हैं कि ऑल टाइम लो, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या कम से कम है एज ऑफ नाउ। मतलब एनपीए के नंबर जो है वो बहुत ही कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैंक विदाउट एनी थिंकिंग वो अपना जो लोन बुक है वो इंक्रीज कर रहा है जस्ट टू अर्न सम मोर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है, कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबली ग्रो कर रही है आज भी। मतलब कोटक बैंक जो है वो एक कंजर्वेटिव बैंक जो है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कंपेयर टू अदर बैंक्स। तो ये 4-5 चीजें अभी हमने देख ली। और दूसरा, अगर हम ये एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर सकते हैं कि जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यस, FIIs आर रिड्यूसिंग देयर स्टेक, वो एक चीज़ है। बट अगर आप देखोगे तो DIIs जो है, मतलब जो हमारे इंडिया से म्यूचुअल फंड से जो LIC से वगैरह पैसा लगाते हैं, उन्होंने कॉन्स्टेंटली अपना जो स्टेक है वो अप किया है। और अभी आप देखोगे तो 23.40% जितना, मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इतना आज तक उन्होंने कभी होल्ड नहीं किया था, उतना अभी वो कोटक बैंक जो है वो लेके बैठे हैं। DIS के अंदर भी अगर हम जाके देखते हैं तो वहां पे भी LIC जो है वो कंटिन्यूअसली अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, और अभी वो 6.46, मतलब हाईएस्ट एवर उनकी जो होल्डिंग रह चुकी है वो अभी के लिए है। फिर दूसरा, अगर हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो मैनेज करते हैं राजू ठक्कर जी, उन्होंने भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है उसमें कोटक बैंक को उन्होंने अभी रिसेंटली ऐड किया है, राइट। तो ये बहुत सारी जब चीज़ें जब आप देखते हो तो यहाँ पे एक, मतलब लेट्स से कि अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर मुझे समझ नहीं आता है, चलो मैं मानता हूँ, बट जो फंड मैनेजर्स है अच्छे जैसे राजीव ठक्कर जी है, तो उनको इंडस्ट्री का इतना नॉलेज है, उसके बाद उन्होंने जब ये ऐड किया है तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ सोच के किया ही होगा। हाँ, यहाँ पे पॉसिबली है कि मेरा पर्सनली कुछ बायस हो सकता है, बट ये एक चीज़ है कि जहाँ पे मैं अगर एक्सटर्नल वैलिडेशन अगर देखने जाऊँ तो ये मुझे यहाँ से वो चीज़ का भी मुझे यहाँ पे कंफर्ट मिल रहा है जब मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात कर रहा हूँ तो। और फाइनली अगर हम ये डिस्कस करें कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ, तो यस, आई एम बाइंग इन दिस स्टॉक। मतलब मैं जब उस दिन जब स्टॉक 11-12% गिरा था तब भी मैंने पैसे डाले थे, और अगर ये स्टॉक जो है वो फर्दर अगर करेक्ट होता है तो आई विल पर्सनली ऐड मोर क्वांटिटी इन दिस। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं लेना है। ये जो अभी मैंने डिस्कस किया वो पर्सनली मेरा जो एनालिसिस है, मेरा जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको इस स्टॉक में या तो किसी भी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है, राइट। बस तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जो अभी RBI का रिसेंट ऑर्डर आया है उसका क्या इम्पैक्ट है और पर्सनली मैं इस स्टॉक में क्या कर रहा हूँ। बस ये एक क्विक अपडेट था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही मोर अपडेट्स जो है वो आते रहेंगे। थैंक यू।